जो बच्चे इस साल फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और सब के सब आपको करने हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, प्रेरित मनोविकृति की एक विशिष्ट विशेषता है। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ो और जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। प्रेरित मनोविकृति की एक विशिष्ट विशेषता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी पे टिक लगा दो। दूसरे व्यक्ति की भ्रम की स्वीकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट होना नहीं चाहिए था। अच्छा पोषण आपके मन की स्थिति में सुधार कर सकता है। इनमें से कौन सा विटामिन अवसाद कम करने में मदद कर सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शायरी पढ़ रहा हूँ मैं। बी पे आप टिक लगा दो, विटामिन बी कम्प्लेक्स। अच्छा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। आप बोलोगे सर विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। अरे यार वेरी गुड, नॉलेज है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, फिर से एक बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सभी पहलुओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। जितने भी फर्स्ट एड एंड हेल्थ के क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व करवा रखे हैं उन्हीं क्वेश्चन पेपर को आप देख के जाना। 100 में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अजी पूरे का पूरा पेपर आपका पढ़ाया हुआ आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए यहाँ पे टिक लगा दो। तीसरे का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, मनोवैज्ञानिक इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का चिंतन। क्वेश्चन पे ज़रा थोड़ा ध्यान देना। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का चिंतन पक्ष भी माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। जरा एक बार क्वेश्चन पे डिस्कस करो। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का चिंतन पक्ष भी माना जाता है, क्योंकि यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं। ए पे टिक लगा दो, मानसिक स्वास्थ्य, यही तो था मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का चिंतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सभी में से कौन सा एक भावनाओं का प्रकार नहीं है। भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है भाई। तो निम्नलिखित शब्दों यानी कि निम्नलिखित सभी में से कौन सा एक भावनाओं का प्रकार नहीं है। आशा और खुशी, अनुभव करना और मूल्यांकन करना, उदासी और शोक, निराशा और चिंता। यार चारों के चारों ऑप्शन बच्चों को सही लगते हैं बट एक ऑप्शन राइट होता है। अब चुनो फटाफट तेजी से, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। बी पे आप टिक लगा दो, अनुभव करना और मूल्यांकन करना। ये जो है वो भावनाओं का प्रकार नहीं है। बाकी देखो आशा और खुशी भावनाओं का प्रकार है, उदासी और शोक, निराशा और हिंसा ये यानी कि ये पता नहीं क्या लिखा है इसमें। चलो कोई नहीं, बी पे आप टिक लगा दो, ज़रा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 6 देखो जरा। हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, चाहे वो MJPRU वाले हों, CCSU वाले हों, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वाले हों, ठीक है, झांसी यूनिवर्सिटी वाले हों, अजी आगरा यूनिवर्सिटी वाले हों, RMLAU वाले हों, जोन सी भी यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम पेपर देने वाले हों, सबके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही कहने का होता है। लोगों में अपने लिए जो स्वाभिमान यानी कि लोगों में अपने लिए जो स्वाभिमान का भाव होता है उसे क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। लोगों में अपने लिए जो स्वाभिमान का भाव होता है उसे क्या कहा जाता है। तो आत्मविश्वास या आत्मसम्मान। किस पे मैं टिक लगा दूँ। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। 6 पे क्वेश्चन 6 का डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, आत्मसम्मान। अच्छा क्वेश्चन 7, मिर्गी के दौरे की विशेषता है सिवाय इसके कि व्यक्ति जल्दी मरता है। मिर्गी के दौरे की विशेषता है सिवाय इसके। एक क्वेश्चन और पूछा था मिर्गी का जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में करवा रखा आपको कि यार क्वेश्चन ये था कि मिर्गी के दौरे को आप कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ दवा के द्वारा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मिर्गी के दौरे की विशेषता है सिवाय इसके किसके, बार बार चोट लगना, यही इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन 8 है, दर्द कम करना है, दर्द में जीने दे तो जीने दे। दर्द कम करना का पहला उद्देश्य है सर्जरी, दवा, ICU उपचार, प्राथमिक उपचार। दर्द कम करना दवा, ये पहला उद्देश्य लगा दूं। कौन कौन का मारना है
नहीं, प्राथमिक उपचार जो है ना वो पहला उद्देश्य होता है इसका। आप प्राथमिक उपचार पे जाएं। चलिए, यानी कि फर्स्ट एड। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पीड़ित व्यक्ति के लिए ड्रेसिंग और पट्टियों का उपयोग कब किया जाता है? पीड़ित व्यक्ति के लिए ड्रेसिंग और पट्टियों का उपयोग कब किया जाता है? आप बोलोगे जब रक्त स्राव को नियंत्रित करने और संक्रमण को रोकने के लिए, तभी तो आप ड्रेसिंग और पट्टियों का यूज़ करोगे। या बिल्कुल हाथ ठीक है, ला भैया मैं तेरी पट्टी बांध दूँ, अरे यार जब चोट लगेगी तभी तो करोगे यार। क्वेश्चन 10 देखो, रक्त घाव जहाँ त्वचा के नीचे के कोमल ऊतकों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान होता है उसे क्या कहा जाता है? भाई सच में ये पेपर बहुत दमदार है, आपकी बेसिक नॉलेज से जुड़ा हुआ है कि कितना आप समझ सकते हो, कितना आप जानते हो। लेकिन यार कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाते नहीं हैं, इसीलिए टीचर लोग पढ़ाते भी नहीं हैं, वरना तो आधे डॉक्टर तो आप यहाँ से बन जाओगे। रक्त घाव जहाँ त्वचा के नीचे के कोमल ऊतकों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान होता है उसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एक, यानी कि ए ब्रीच, BRACH, इसमें हिंदी में बताने क्या लिखा हुआ, उच्छालूखंड। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोचदार पट्टियों का उपयोग बताइए। लोचदार जो पट्टियाँ होती हैं उनका सबसे बड़ा यूज़ क्या होगा? आप बोलोगे सूजन को नियंत्रित करना और मोच या खिंचाव जैसे चोटों को सहारा देने के लिए आप लोचदार पट्टियों का यूज़ करते हो। ठीक है, चलिए 11 का नंबर लगा दिया आपने, वी पे टिक लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां। बहुत ही दमदार टिकाऊ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सदमे का लक्षण नहीं है। सदमा आ गया यार, ख़तरनाक। जब कोई घटना घटती है इंसान की लाइफ में तो सदमा लग ही जाता है, इसमें भी कोई सोचने वाला काम है। चलिए बी पे आप टिक लगा दो, छाती या पेट में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, ये लक्षण नहीं है इसका। अच्छा 13वां देखो, 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? 24 घंटे बनना तो भैया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मतलब रात में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और दिन में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अरे भैया, तो 13वें का राइट ऑप्शन जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगा दो, पीपल और नीम का पेड़ है। अरे तो ये वजह है, पुराने ज़माने में पीपल और नीम के पेड़ घरों में ज़्यादातर क्यों लगाए जाते थे। आज तो नीम के पेड़ ख़त्म हो गए यार, ज़्यादातर है ही नहीं। तो पीपल और नीम का पेड़, यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14वां। अत्यधिक बिगड़ी स्थिति में कृत्रिम श्वास देने के लिए उपयुक्त विधि है? शेफर, सिल्वेस्टर, लवोर्ड, मुँह से श्वास देना। तो डी पे टिक लगा दो, मुंह से श्वास देना, यही इसका राइट ऑप्शन है। अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। 15वां देखते हैं, सिल्वेस्टर विधि में कृत्रिम श्वास देने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? सिल्वेस्टर विधि में कृत्रिम श्वास देने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? आप बोलोगे एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और के 10-15 व्यक्ति इसमें मिलकर सांस देंगे से बेचारे को। ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में या पाचन अंग में? तो इसका राइट ऑप्शन जल्दी बताओ। फेफड़ों में एज अ राइट ऑप्शन, यहीं तो होता है, और कहाँ करोगे? ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां। शोक एक ऐसी स्थिति है जहाँ, शोक मतलब झटका, श्वसन तंत्र फेफड़ों को हवा देने में विफल रहता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दिल को रक्त पहुँचाने में विफल रहता है, संचार प्रणाली शरीर के सभी भागों में रक्त पहुँचाने में विफल हो जाती है। यही क्या है? शोक लग जाता है व्यक्ति को। 17 का सी नंबर और द राइट ऑप्शन। चलिए मैं 18 की तरफ बढ़ता हूँ अब। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर वह नीले रंग का हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब व्यक्ति मर जाता है तो ध्यान देना, उसका जो ब्लड होता है ना वो धीरे धीरे नीले रंग का पड़ने लगता है ना। और हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल दिखाई देता है हमें। ये सब जानते हो आप, बी पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज होता है, ये भी सबको पता है। तो आप इस पर भी बी पे टिक लगा दो, 90 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां। प्राथमिक उपचार के क्रम को सही ढंग से व्यवस्थित करें। प्राथमिक उपचार के क्रम को सही ढंग से व्यवस्थित करें। तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन पढ़ो, और फिर उसका राइट ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो कि यार इस क्वेश्चन से कौन सा ऑप्शन मिलता जुलता है, टिक लगा दो। तुक्का मारने का ये तरीका बढ़िया होता है। और जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे उस पर टिक लगा दो, और उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज अगर कहीं दिखाई दे जाए, सब पे टिक लगा दो।
ठीक है, वही इस फर्स्ट एड एंड हेल्थ पेपर में सबसे ज़्यादा यही तरीका है करने का पेपर को। तो श्वास को पुनर्स्थापित करें, गंभीर रक्तस्राव बंद करें, सदमे का इलाज, उन्नत चिकित्सा सहायक के लिए तुरंत कॉल। तो प्राथमिक उपचार के क्रम को सही ढंग से व्यवस्थित करें। अब जिनको आता है वो तो कर देंगे, जिनको नहीं आता है वो भी कर देंगे। बी पे आप टिक लगा दो। 1 2 3 4 हटाओ इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। 21 देखो, कौन सी कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? कौन सी कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? तो जो ये वाइट ब्लड सेल होती है ना, इनमें कभी भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर पाया जाता तो इनका रंग भी कैसा होता? लाल होता। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता, रंग लाल होता। 22 देखो जरा, एंटीजन ए तथा वी दोनों प्रकार के एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया? एंटीजन ए तथा वी दोनों प्रकार के एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया है? ये टिक लगाओ, 4 भागों में बांटा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। नक्सीर को रोका जा सकता है। ये नक्सीर क्या है? नोज विलिड कैन बी स्टॉप्ड बाई, इंतज़ार करके, थोड़ी देर के लिए, नथुनों को बंद करके। बी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग बताओगे आज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बेटा, इसका राइट ऑप्शन बताओगे। 3rd डिग्री जलने के लक्षण क्या हैं? फटाफट तेजी से इसका राइट ऑप्शन बताओ। 3rd डिग्री जलने के लक्षण क्या हैं? जली हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं, जली हुई त्वचा, दर्द, फपोले और दर्द, लाल और दर्द। 3rd डिग्री जलने के लक्षण जल्दी बताओ फटाफट तेजी से, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए पे टिक लगा दो, जली हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं, यानी कि बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। फर्स्ट एड किट की समय सीमा समाप्त साल में हो सकती है? फर्स्ट एड किट की समय सीमा समाप्त कितने साल में हो सकती है? तो ये जो है ना 3 से 5 साल, ये इसकी समय सीमा होती है, यानी कि 3 to 5 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 26 से। त्रिकोणीय पट्टी बांधते समय हमेशा गांठ का उपयोग करना चाहिए। ओवरहैंड, हाफ हिच, रीफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये रीफ गांठ का यूज़, यानी कि त्रिकोणीय पट्टी बांधते समय हमेशा रीफ गांठ का उपयोग करना चाहिए। अब देखो जो डॉक्टर लोगों को सिखाते हैं ना आप लोगों को, वो हर तरह से गांठ बांधना, पट्टी करना सब सिखाते हैं यार। चलिए 27 देखते हैं। ऐंठन में किस प्रकार का पैड रक्त संचार करने में मदद करता है? ऐंठन में किस प्रकार का पैड रक्त संचार करने में मदद करता है? ये है सी नंबर, गर्म करना, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। निम्नलिखित में से किस अंग को रक्त बैंक कहा जा सकता है? ओहो, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? फेफड़े को, हृदय को, जिगर को, तिल्ली को। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं यार? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आज एग्जाम पेपर में पूछ लिया। डी पे टिक लगा दो, तिल्ली को, ठीक है। डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरे दोस्तों? ठीक है ठीक है। रोगी को परिवहन करने का कौन सा तरीका सही नहीं है? एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, कारें, दोपहिया वाहन। ये दोपहिया वाहन जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी रोगी को दोपहिया वाहन पे मत लेके जाओ, बहुत घटना घट सकती है। आप 4 व्हीलर में लेके जाओ। चलिए 30 देखते हैं। पीड़ित को ले जाते समय सबसे पहले ध्यान किस बात का रखना चाहिए? सुरक्षा का, तेज़ गति का, चोट का, उपरोक्त सभी का। ये सब के सब राइट ऑप्शन है। 30 का मैं डी पे टिक लगा दूँ? लगा दूँ? नहीं, सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहली पॉइंट। पीड़ित को ले जाते समय सबसे पहले ध्यान किस बात का रखना चाहिए? सुरक्षा का। तेज़ गति का ध्यान रखोगे? एक बात बताओ, तुम चोट का ध्यान रखोगे? अरे यार कुछ नहीं यार तुम्हारी भी। तो ये जो है 30 का, पीड़ित को ले जाते समय सबसे पहले ध्यान किस बात का रखना चाहिए? सुरक्षा का, ठीक है। तो पीड़ित को ले जाते समय सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एयर कंडीशनर यानी कि हवा को साफ करने का काम करता है? भाई क्वेश्चन बड़े दमदार पूछे हैं इस वाले क्वेश्चन पेपर में, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को। सी पे टी लगाओ। नाक कक्ष जो होता है ना, वो एयर कंडीशनिंग। अबे ये जो हमारी नाक होती है, इसमें 2 कपाट ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं, हड्डी टाइप के, बस वही जो होते हैं ना, वो हवा को छानने का काम करते हैं। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। 32 देखो ज़रा। फ्रैक्चर के लिए 2 वर्गीकरण हैं, खुला या बंद, पूर्ण या अपूर्ण, यौगिक या जटिल, खुला या यौगिक।
तो ए पे टिक लगाओ, खुला या बंद इज़ द राइट ऑप्शन। 33 देखो जरा, मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है? तो मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है? वो जो भाग है ना हमारा, ये वाला अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम, यही क्या है इसका राइट ऑप्शन है। और आपने यार जोलॉजी में बड़े प्यार के साथ पढ़ा है, जिनका भी जोलॉजी का पेपर हुआ है। अब बीए वालों का तो ये अलग ही है। बुद्धि व ज्ञान का केंद्र माना जाता है, बुद्धि व ज्ञान का केंद्र माना जाता है प्रे मस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ या अनुमस्तिष्क या सुपना नाड़ी। तो बुद्धि व ज्ञान का केंद्र माना जाता है, ए पे टिक लगाओ, ये जो होता है सेरेब्रम, यही इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 35 देखो, आहार के पोषक तत्वों का अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, इन तीनों में। तो आहार के पोषक तत्वों का अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? और 35 का कौन से पे टिक लगा दूँ, कौन से पे लगाऊँ? ये छोटी आंत में होता है, मेरे ख्याल से यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ये होती है 12 फीट होती है। मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितने फीट होती है? 12 फीट की यार छोटी आंत होती है। अब तुम दिमाग लगा लो, दिमाग लगा लो कितनी बड़ी हो गई। चलिए 37 में देख लेते हैं, अमाशय का आकार कैसा होता है? अमाशय का आकार कैसा होता है? ये होता है गोल। अमाशय का आकार गोली तो होता है या त्रिभुजाकार होता है? भाई त्रिभुजाकार होता तो पेड़ को फाड़ देता, ये गोल ही होता। हर चीज़ गोल होना पसंद करती है। यकृत का मुख्य कार्य होता है पित्त संग्रह करना। यकृत का मुख्य कार्य क्या है? पित्त रस बनाना। ये यकृत का मुख्य कार्य होता है। क्या बनाना बेटा? पित्त रस बनाना। कौन सा रस बनाना? पित्त रस बनाना। याद कर लो, ये एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 देखो, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है, 12 फीट, जो कि अभी ऊपर मैंने बता दिया आपको। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, छोटी आंत पे टिक लगा दो। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? तपेदिक, ज्वर, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो मधुमेह बीमारी में इंसुलिन हार्मोन का यूज़ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है यार। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीले सर्पदंश का लक्षण है? जहरीले सर्पदंश का लक्षण है मिट्टी और मितली और उल्टी, धुंधली दृष्टि, एक या दो अलग पंचर घाव, उपरोक्त सभी। तो जहरीले सर्पदंश का लक्षण है, जहरीले सर्पदंश का लक्षण है, ये सब के सब लक्षण मेरे ख्याल से होने चाहिए। उपरोक्त सभी इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा 42 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से 1 फीट के डंक के लक्षणों में आमतौर पर शामिल है। यानी कि दिए गए विकल्पों में से 1 फीट के डंक के लक्षणों में आमतौर पर शामिल है। तो आमतौर पर शामिल है, आप बी पे टिक लगा दो। डंक के स्थान पर सूजन, ये तो आनी आना होता है। मधुमक्खी काट ले, तितैया काट ले, ये तो सूजन आनी आना होता है। खुजली हो ना हो पर सूजन भैया जरूर आता है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति जहर का सेवन कर लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? पीड़ित व्यक्ति को उल्टी कराएं, जहर नियंत्रक बुलाना, जहर को फेंको, पीड़ित व्यक्ति के परिवार को बुलाएं। बताओ यार वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, ये कर रहा बेचारा, गलत काम है यार। बी पे टिक लगा दो, जहर नियंत्रक बुलाना। ठीक है, चलिए 44 देखते हैं, कॉस्टिक बर्न को के रूप में भी जाना जाता है। जो कॉस्टिक बर्न होती है उसको कोल्ड बर्न, सन बर्न, केमिकल बर्न या ड्राई बर्न किसके रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, तो केमिकल बर्न इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई, एक सामान्य शरीर के तापमान को के रूप में जाना जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहते नहीं कि यार शरीर का बुखार 101 है, 102, 103 है, बड़ा तेज़ बुखार आ रहा है यार, बस वही जो होता है ना वो डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। अगर तुमसे कोई डॉक्टर कहे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर यानी कि आपको बुखार 42 से 41 है, वो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। यानी कि मनुष्य के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, याद कर लो इसको, बहुत ज़रूरी है। चलिए, आम बातचीत करते समय ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी रहती है? आम बातचीत करते समय 60 से 70 डेसीबल रहती है। डेसीबल जो होता है ना, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। 47 देखो,
निम्न में से किस ज्ञानेंद्रिय में गंदगी से बचाने वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती? ओहो, बड़ा दमदार क्वेश्चन है। निम्न में से किस ज्ञानेंद्रिय में गंदगी से बचाने वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती? कान, नाक, त्वचा, जीभ। फंसा दिया ना, फंसा दिया। डी पे टी लगाओ। डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। डी नंबर तो 47 कहाँ, यही है इसका राइट ऑप्शन। देखते हैं, चलिए 48 देखो ज़रा। नेत्र के किस रोग में ताल की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है? अंधापन, दृष्टि वक्रता, मोतिया बिंदु या बिड्डस स्पॉट। अबे नेत्र में भी यार तरह तरह के रोग होते हैं भाई। सी पे आप टी लगाओ, मोतिया बिंद। अगला क्वेश्चन देखो 49। निम्न में से हम ध्वनियों को किसके माध्यम से सुनते हैं? कंपन, संगीत, शोर, प्रकाश। तो निम्न में से हम ध्वनियों को किसके माध्यम से सुनते हैं? आज आप इसका राइट ऑप्शन बताओगे। कंपन के माध्यम से सुनते हैं, वाइब्रेशन जो होता है ना, उसके माध्यम से हम ध्वनि को सुनते हैं। 50 देखते हैं। तो कितने अंदर का क्वेश्चन पूछा, ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मानव जनित आपदा है? निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मानव जनित आपदा है? बाढ़ है, भूस्खलन है, आग है, सुनामी है। तो क्या मैं आग पे टिक लगा दूं? भाई ये मानव जनित आपदा हो सकती है, तुम कहो तो बताओ, लगा दूंगा यार, तुम्हारे अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। सी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। 51। निम्न में से कौन सी आपदा प्राकृतिक नहीं है? रासायनिक रिसाव, भूकंप, सूखा, बाढ़। ए पे टिक लगाओ। रासायनिक रिसाव जो होता है ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए 52 देखते हैं। सुनामी लहरों का कारण है? समुद्री भूकंप, समुद्री जहाज, समुद्री युद्ध, समुद्री तूफान। ये सुनामी लहरों का मुख्य कारण है। कौन सा वाला? ये समुद्री भूकंप। ये समुद्री भूकंप की वजह से सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। चलिए 53। टी साइलेंट रहता सुनामी में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में होना चाहिए, हाँ यहीं पर होता, कोई दिक्कत नहीं है। 54 देखते हैं। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट ही होगा। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ भी, ये भी हैदराबाद में टिक लगाओ। हैदराबाद इज़ द राइट ऑप्शन। 55 देखो। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आप लगाओगे अक्टूबर 13 को मनाया जाता है, यानी कि 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कंपटीशन में बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ के कुछ और जाते हैं, पूछता कुछ और है। सब दिवस पढ़ लो, लेकिन वो ऐसा दिवस पूछेगा जो आपने पढ़ाई ना हो, ये मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल। 56 देखो ज़रा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अपने सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है? विस्फोट के लिए जाना जाता है? वंजर द्वीप, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट किलिमंजारो या क्रोकाटोवा। यार 56 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, क्रोकाटोवा। अगला क्वेश्चन देखो 57। रिक्टर पैमाने का विनाशकारी भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? रिक्टर पैमाने पर विनाशकारी भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? बी पे आप टिक लगाओ, 7 से अधिक होती है। ये बात बिल्कुल रियल है। 7.9 7.8 तीव्रता का भूकंप आज इस एरिया में इस जगह आया गया। ऐसी तो न्यूज़ सुनते हो आप लोग। चलिए 58 देखते हैं। गुर्दे का सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब होता है। जितना खाओ पियो, पानी पियो आराम से, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। गुर्दे का सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए, ठीक है। अच्छा 59 देखो। मूत्र एक पीले रंग का तरल पदार्थ है, उसमें कौन से पदार्थ रहते हैं? यूरिया व यूरिक एसिड, रक्त, अपरूत ए और बी दोनों। तो रक्त तो रहता नहीं है, इसका मतलब राइट ऑप्शन यूरिया व यूरिक एसिड होना चाहिए मेरे ख्याल से। 59 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, यूरिया व यूरिक एसिड। चलिए 60 देखते हैं। वृक्क यानी कि गुर्दा की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन है, विमेन संपुट है, आगे मत बढ़ो, वृक्क नलिकाएं हैं या फिर फेफड़े हैं।
आगे मत बढ़ो। तो 60 का ए पे टिक लगा दो, नेफ्रॉन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये पढ़ा ना आपने, पढ़ा? अरे यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत जगह पढ़ा। स्त्री के किस प्रजनन अंग में भ्रूण विकसित होता है? स्त्री के किस प्रजनन अंग में भ्रूण विकसित होता है? स्त्री के किस प्रजनन अंग में भ्रूण विकसित होता है? इंग्लिश में देखते हैं। यूरेटस गर्भाशय पे टिक लगा दें? भाई कौन कौन मानता है? अरे यार यही तो होता है, डी पे टिक लगाओ। चलिए 62 देखते हैं। पुरुष प्रजनन अंगों में से किस अंग में मुख्य रूप से वीर्य तरल पदार्थ का निर्माण होता है? शुक्राशय पे लगा दें या प्रोस्टेट ग्रंथि? भैया किस पे लगा दें? आप बताओ जरा, आप बताओ। सी पे टिक लगाओ, शुक्र ग्रंथियाँ। शुक्र ग्रंथियाँ इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, तो 62 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो जरा 63। भ्रूण को पोषक यानी कि भ्रूण को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? भ्रूण को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? नाभि नाल में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाओं से भ्रूण को भोजन पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, सी पे आप टिक लगा दें, विजजक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 में देखते हैं। अरे है, स्त्री के परिपक्व कोशिका में केवल क्रोमोसोम होता है, यानी कि स्त्री के परिपक्व कोशिका में केवल क्रोमोसोम होता है DFXY। तो सी पे आप टिक लगाओ, केवल X होता है। ठीक है, अच्छा 65 देखो। गर्भाशय के समय निर्धारित होने वाली स्थिति नहीं है। वातावरण, वंशानुक्रम, यौन निर्धारण, बालकों की संख्या। गर्भाशय के समय निर्धारित होने वाली स्थिति नहीं है, तो ये ए पे टिक लगाओ, वातावरण इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। गर्भाशय में कम देना चाहिए, गर्भावस्था में कम देना चाहिए कैलोरी, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन। तो गर्भावस्था में कम देना चाहिए, ए पे टिक लगाओ। कैलोरी जो है ना कम देनी चाहिए, एनर्जी कम देनी चाहिए। रक्तहीनता कौन से तत्व के अभाव में हो जाती है? प्रोटीन के, कैल्शियम के, कैलोरी के या फिर आयरन के? रक्तहीनता कौन से तत्व के अभाव में हो जाती है? हो जाती है आयरन के। ठीक है, आयरन के अभाव में रक्तहीनता हो जाती है। ठीक है, तो 67 का आप डी पे टिक लगा दें, यही इसका राइट ऑप्शन है। पक्का? हाँ सर पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। ज़रा ये बताओ मुझे, प्रसूता को लगभग 40 दिन तक विश्राम करने के लिए क्यों कहा जाता है? प्रसूता, वाई इज़ द वुमेन आस्क टू टेक्स 40 डेज रेस्ट आफ्टर डिलीवरी? अच्छा समझ गया मैं। तो इस तीनों के तीनों ऑप्शन राइट हैं बिना पढ़े। यहाँ पे आप अप्रोच सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव पे टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। 69 देखो। वाणिज्य प्रोटीन है सोयाबीन, फलियां, दालें, अंडा। अंडा जो होता है ना वो एक वाणिज्य प्रोटीन है। एनिमल प्रोटीन इज़ एग। ठीक है, अंडा जो होता है ना वो एक एनिमल प्रोटीन होता है, तो उसको आप हिंदी में वाणिज्य भी बोलते हो, वाणिज्य प्रोटीन है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। प्राकृतिक प्रसव में शिशु का कौन सा अंग पहले बाहर आना अच्छा लगता है? कोई भी अंग, पैर। तो 70 का बी पे आप टिक लगा दें, या सिर, दोनों में से एक। पैर तो बच्चा उल्टा पैदा होता है, सी पे आप टिक लगाओ, सिर इज़ द राइट ऑप्शन। 71 देखो ज़रा। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? 2 घंटे बाद, जब उससे स्पंदन रुक जाए, तत्काल, जब चाहें? इतनी मर्जी चल रही है इसमें, जब चाहें? भाई इसमें अपनी मर्जी नहीं है भाई, जब उसमें स्पंदन रुक जाए। ठीक है। 72 जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है, बी पे आप टिक लगाओ। ठीक है, 3.350 किलोग्राम। भाई ये 73 बच्चों को इस प्रकार, अरे यार ये क्वेश्चन बहुत दमदार है यार, पूछने लायक क्वेश्चन है ये वाला। जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है 3.350 है भाई, यही होता ना राइट ऑप्शन? हाँ सर यही होता है, तो 3.350 याद कर लो ठीक से। अच्छा 73 देखो ज़रा। बच्चे को डकार क्यों दिलवाना चाहिए? जब बच्चे को हंसाना हो, बच्चे को यदि बार बार मूत्र आ रहा हो, बच्चों का दूध पिलाते समय वायु के चले जाने पर उसे निगलने के लिए। उपरोक्त सभी। अब तो यार इसमें तो आप तुक्का भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे वो भी है इसमें और उपरोक्त सभी भी है इसमें। आप बताओ ज़रा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जीत होगी सबसे बड़े ऑप्शन की, सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। शिशु का पहला मल त्याग कैसा होता है? पीला व पतला। 74 का सी पे आप टिक लगाओ। गाढ़ा काले रंग का, चिकना व चिपचिपा। शिशु का पहला मल त्याग कैसा होता है? गाढ़ा काले रंग का, चिकना व चिपचिपा। 74 का सी पे आप टिक लगाओ। 74 का सी पे आप टिक लगा दो। चलिए 75। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों से जो पदार्थ निकलता है वह होता है सेक्ट्रम, कोलेस्ट्रम, समंजे, उपरोक्त में से कोई नहीं। बी पे आप टिक लगाओ। कोलेस्ट्रम इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा 76। अस्थाई दांत निकलने की आयु है। अस्थाई दांत निकलने की आयु है, तो अस्थाई दांत निकलने की आयु है वो होती है 6 माह। ये 6 माह में अस्थाई दांत निकल जाते हैं, ठीक है। 77 देखो, प्राकृतिक साधन द्वारा किससे विटामिन डी प्राप्त हो सकता है? प्राकृतिक साधन द्वारा किससे विटामिन डी प्राप्त हो सकता है? पानी से, हवा से, धूप से तो पक्का होता ही है। अब इसमें ऑल ऑफ द एबव का भी ऑप्शन इन्होंने उठाकर रख दिया है, तो यहीं पे कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है बच्चों की। पर धूप के सेवन, यही इसका राइट ऑप्शन है। विटामिन डी धूप से मिलती है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। निम्नलिखित में से कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी मतलब समझते हो ना, कॉपर टी। निम्नलिखित में से कॉपर टी का कार्य क्या है? ब्लास्टोकोल के विस्मरण को रोकता है, उत्परिवर्तन को जांचता है, निषेचित उत्परिवर्तन, या फिर ये या फिर ऐसे। सी पे आप टिक लगा दो। निषेचन को रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरन और आपराधिक कृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरन और आपराधिक कृत्य है? हमला, अनाचार, डकैती, बलात्कार। 79 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80। एसटीडी किस आयु वर्ग में सबसे आम है? एसटीडी किस आयु वर्ग में सबसे आम है? तो ए पे टिक लगाओ। 24 साल तक, 24 साल के किशोर और युवा वयस्कों में, ठीक है। अच्छा 81 देखते हैं। किडनी एक दिन में कितना पानी फ़िल्टर कर सकती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 150 लीटर पानी फ़िल्टर कर सकती है, लगा लो अंदाज़ा आप। 82 देखते हैं। कौन सी गर्भ निरोधक विधि अंडोत्सर्जन रोकती है? कौन सी गर्भ निरोधक विधि अंडोत्सर्जन रोकती है? अवरोधक, शल्यक, प्राकृतिक या हार्मोनल? 82 पे डी पे आप टिक लगा दो। डी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ए ये वाला हार्मोनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसिक रोग के कारणों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसिक रोग के कारणों में शामिल नहीं है? डी पे आप टिक लगाओ। आमावती बुखार, आमबाती बुखार। 84 देखो, एक व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है यदि वह अवसर और उत्साह के बीच उतार चढ़ाव वाले मुँह के साथ। एक व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है यदि वह ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, अत्यधिक चिंतित, ज़रूरत से ज़्यादा खुश, मानसिक रूप से बीमार है। ये क्या क्वेश्चन है यार? बी पे टिक लगा दो। अब सबसे बड़ा ऑप्शन तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा, तो यही राइट है मेरे अकॉर्डिंग तो, और है भी यही राइट। पर क्वेश्चन तो पढ़ो एक बार, क्वेश्चन कितना पेचीदा पूछा उसने। 85 देखो, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व विकार की कौन सी श्रेणी समूह सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार के अंतर्गत की जाती है? नाटकीय, अजीब, परिहार, चिंतित। तो निम्नलिखित में से व्यक्तित्व विकार की कौन सी श्रेणी या समूह सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार के अंतर्गत की जाती है? ए पे टिक लगा दो, नाटकीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। गहरी सांस लेना, योग करना और व्यायाम करना ये कौन सी तकनीक हैं? आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा सिटी में ये करते हैं, और अपने भैया गाँव में क्या होता है, चलो फावड़ा उठाया, चल रहे हैं खेती पे काम करने, ले दवा। धार्मिक, संज्ञानात्मक, भौतिक और सामाजिक। तो यहाँ पर आप टिक लगा दो सी पे, भौतिक, फिजिकल। अच्छा 87 देखो, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से, स्पेनिश से, ग्रीक से या इतालवी से? तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या किससे हुई है? तो सी पे आप टिक लगाओ, ग्रीक भाषा से, ठीक है। अच्छा 88 देखते हैं। डिप्रेशन की दवाइयों के बारे में कौन सी बात सही है? डिप्रेशन, जब कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंच जाता है यार, इसकी लत लग जाती है, यह नींद लाने की दवा है,
इससे वज़न बढ़ सकता है, इंसान का व्यक्तित्व बदल सकता है। डिप्रेशन की दवाइयों के बारे में कौन सी बात सही है? तो ये देख रहे हो तुम, इससे वज़न बढ़ सकता है, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेंथी है। एक विकृत भय जिससे रोगी को विवेकहीन होने का एहसास होता है, लेकिन फिर भी वह उसे व्यय करने और दूर करने में असमर्थ होता है, उसे कहा जाता है। डी पे टिक लगाओ, डर। चलिए 90 देखते हैं। मानसिक बीमारी का प्रकार जहाँ रोगी समस्या के अवगत होता है, उपचार चाहता है। मानसिक बीमारी का प्रकार जहाँ रोगी समस्या से अवगत होता है और उपचार चाहता है, एक प्रकार का मानसिक विकार है। ये 90 का राइट ऑप्शन लगा दूं? नहीं, ये वाला न्यूरोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91, छोटा सा क्वेश्चन है। नेत्रिय करने की चाल और विचित्र मुस्कुराहट किसकी विशेषता है? वह है तुम्हारे पास एक प्रकार का मानसिक विकार की विशेषता है। 92 देखो, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे सर 26 जून को मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को। 93, जुनूनी वाद्यकारी विकार क्या? विकार मतलब रोग होता है, यहाँ पे डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। व्हाट इज़ द ओवेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? जुनूनी वाद्यकारी विकार क्या होता है? मानसिक विकार हो सकता है, मनोवैज्ञानिक विकार ये हो सकता है, व्यक्तित्व विकार ये हो सकता है, या शारीरिक विकार ये हो सकता है। तो 93 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, मानसिक विकार होता है ये। अच्छा 94, औसत कौशल के लिए आवश्यक है। औसत कौशल के लिए आवश्यक है ए दैनिक जीवन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने। ठीक है। चलिए 95, मानसिक रोग की प्रवृत्ति है एक बच्चे के लिए अतिरिक्त इसने झगड़ातू परिवार, गरीबी और अवसरों की कमी, वंशागति। मानसिक रोग की प्रवृत्ति है, तो मानसिक रोग की जो प्रवृत्ति है ना वो ये वाली है, वंशागति। ठीक है। अच्छा 96 देखो, चाय, कोको और कोल्ड ड्रिंक में मौजूद उत्तेजक पदार्थ है। कैफ़ीन का नाम सुने हैं या कोकेन? तो कैफ़ीन का नाम सुने हैं, तो कैफ़ीन ही इसका राइट ऑप्शन है, यही टिक लगा दो। 97 देखो, गांजा, चरस जैसे नशीले पदार्थ प्राप्त होते हैं खसखस से, एरगेटा फंगस से, सन का पौधा से, या कॉफ़ी से। तो 97 का सी पे आप टिक लगा दो, सन के पौधे से। अच्छा 98 पढ़ो, ऐसी आवाज़ें सुनना जो वास्तव में वहाँ नहीं है उन्हें कहा जाता है। ऐसी आवाज़ें सुनना जो वास्तव में वहाँ नहीं है उन्हें कहा जाता है भ्रम, मतिभ्रम, श्रवण प्रतिगमन, अवसादग्रस्त मनोविकार। ए पे टिक लगाओ, मतिभ्रम। तेरी मति ही फिर गई, ऐसा नहीं कहते हैं। 99 देखो ज़रा, ऐसे व्यक्ति जो अत्यधिक आत्ममुग्ध, आश्रित या विरोधी असामाजिक होते हैं उनकी इनमें से क्या विशेषता होती है? ये वाली व्यक्तित्व विकार। ठीक है, इनके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। 100 देखते हैं, सबसे गंभीर मनोवैज्ञानिक विकार है व्यक्तित्व विकार, मनोदेही विकार, चिंता विकार या मनोविकार। सबसे गंभीर मनोवैज्ञानिक विकार है यार 100 का राइट ऑप्शन कौन से पे टिक लगा दूँ? डी पे टिक लगा दो, मनोविकार, यही इसका राइट ऑप्शन है। तो पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में करवा दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, समझ लो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में फंस जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, याद करना, समझना, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।